Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. As you can see in the screen GNY यानी कि ज्योग्राफी एंड यू, हिंदी में इसको भूगोल और आप कहते हैं। इट्स अ मैगजीन जो कि यूपीएससी के बहुत क्लोज है। यूपीएससी ने कई बार आर्टिकल्स पूछे हुए हैं प्रीलिम्स में, मेंस आंसर राइटिंग में आपको अच्छा एक्स्ट्रा फॉर्डर मिल जाता है फॉर राइटिंग द आंसर्स। तो आई विल बी मेकिंग दीज वीडियोस जहां पे मैं एक आर्टिकल डेली या तो जीएनवाई का या डाउन टू अर्थ का या ईपीडब्ल्यू का डिस्कस करूंगा। रीजन बीइंग कि वो आपका ना केवल नॉलेज बैंक बढ़ाएगा बट आपकी देखो नॉलेज की लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ तीनों होनी चाहिए, तब आप यूपीएससी क्लियर कर पाएंगे। व्हेन यू हैव द लेंथ, यू हैव ब्रेथ एंड यू हैव डेप्थ ऑल्सो। तो हमारी ये मुहिम इसीलिए है कि आपको न केवल जस्ट एक, ऐसा नहीं कि किताबें रटवाना हमारा काम है कि आप स्पेक्ट्रम रट लो या लक्ष्मीकांत बस इतना रट लो काम हो जाएगा। उससे ज्यादा जरूरी ये सारी चीजें हैं। तो एक आर्टिकल जो मैंने उठाया है, हालांकि पुराना आर्टिकल है जीएनवाई का, लेकिन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। स्केलिंग ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात ऑथर ने की है। अब आप कैसे पढ़ेंगे इसको, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका ऑलरेडी नोट्स बना रखा है। आप अगर हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे द एग्जाम्स मेड सिंपल TEMSIES.com पे, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं हमारा कोर्सेज जो चल रहे हैं करंट अफेयर्स के, सीसैट कोर्स में आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो चीजें इसमें हम पढ़ा रहे हैं दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इस नंबर सिस्टम हो चुका है, पॉलिनोमियल्स हो चुका है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, लॉजिकल रीजनिंग में सीरीज पार्ट हो चुका है, डीआई यानी डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो चुका है। आज से डिसीजन मेकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो थिंग्स आर गोइंग ऑन। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मतलब हमारी वेबसाइट पे यानी TEMSIES.com में आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये फ्रंट पेज में आप जैसे यूपीएससी पीडिया दिख रहा होगा ना आपको, तो यूपीएससी पीडी एक्चुअली हमने जीएस वाइज बनाया, पेपर वाइज। तो उसमें यहाँ पे आपको देखो जीएनवाई का आर्टिकल भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा आर्टिकल आप देखेंगे तो बहुत बड़ा आर्टिकल, इट्स अ वेरी बिग आर्टिकल, है ना। ये बहुत 4000 3000 शब्दों के आर्टिकल्स रहते हैं। तो मैंने क्या किया कि पूरे आर्टिकल को पढ़ करके उसको समराइज करके उसके नोट्स बना दिए हैं। सो आई विल बी टेलिंग यू फ्रॉम द नोट्स पार्ट, ठीक है ना। सबसे पहले आपको दो टर्म्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं। पहला चीज है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। दूसरा टर्म आपको मिलेगा ईएएस यानी कि ईएएस यानी कि आपका एडवाइजरी सर्विसेज, है ना, एक्सटेंशन ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज। एक्सटेंशन ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि देखो आजकल जो साउथ एशिया का पार्ट अगर हम ले तो क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर। बहुत सही बात है, क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रीकल्चर अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। सिंपल सी बात है, जब क्लाइमेट चेंज होगा, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो एक्सट्रीम्स बहुत सारे बनेंगे। एक्सट्रीम्स मतलब कि या तो बहुत एक्सट्रीम रेनफॉल बन जाएगा या बहुत एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन बन जाएगी। अगर एक्सट्रीम रेनफॉल होता है तो फ्लड लाइक डिजास्टर आएगा, अगर एक्सट्रीम ड्रॉट लाइक सिचुएशन बनती है तो वो ड्रॉट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर। नियरली 700 मिलियन पीपल आर बीइंग अफेक्टेड बाय दिस डिजास्टर, स्पेशली इन द साउथ एशिया वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ईएएस यानी कि एक्सटेंशन ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज, हिंदी ये डिक्शनरी वर्ड है एक तरीके से, याद रखिएगा, कोई डेफिनेशन नहीं है। तो एक्सटेंशन ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज मतलब कि किस तरीके से आप एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। अब क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए एडवाइजरी सर्विसेज का मतलब क्या है कि आप लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कैसे आप कर सकते हैं। ये तरीका हो जाएगा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का या फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का। बट उसको बोलेंगे क्या, ईएएस यानी कि एक्सटेंशन ऑफ द एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है। तो ये दोनों टर्म याद रखेगा, इसको आप लिख भी सकते हैं आंसर राइटिंग में, तो दैट विल इंप्रूव योर मार्क्स एज वेल। तो इसका मेन रोल है एक्सटेंशन ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज का, कि आप इस तरीके की एडवाइजरी दें ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो पाए एग्रीकल्चरलिस्ट, प्लस उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए, ठीक है ना। साउथ एशिया की बात करें तो इट इज वेरी मच वेलनरेबल टू द क्लाइमेट चेंज। लगभग 800 मिलियन पीपल दे आर स्टिल एट रिस्क ऑफ climate impacts, and it is a home to many vulnerable countries. The South Asia is home to many vulnerable countries. भूटान भी यहीं पे है, म्यांमार भी यहीं पे है, एंड श्रीलंका भी यहीं पे है। अब बात करते हैं आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट्स के बारे में। उसने दो तीन चीजें और प्रिडिक्ट की हैं, जैसे हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था, बहुत सारी हीट वेव्स आई थी। तो इसने और प्रिडिक्ट किया कि इट इज द पीरियड विल हैव इंटेंस हीट वेव्स, पहला प्रिडिक्शन है। दूसरा उन्होंने कहा है कि वेरिड प्रेसिपिटेशन है, कि जो आपकी रेनफॉल है वो और ज्यादा वेरी करेगी, यानी कि एक्सट्रीम्स ऑफ द रेनफॉल विल आल्सो बी सीन,
है ना। तो अब हम मूव करेंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी कि सीएसए की तरफ मूव करेंगे। अब सीएसए का क्या मतलब होता है, तो 2013 में आप जैसे देख पा रहे होंगे 2013 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी फाओ ने डिफाइन किया है कि क्या है आपका सीएसए या फिर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो सीएसए कुछ नहीं है, एक ऐसा एग्रीकल्चर का मेथड है जिसमें कि तीन चीजें होती हैं। कौन सी तीन चीजें? पहली चीज आपकी प्रोडक्टिविटी सस्टेन रहे, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट ना पड़े, बढ़े ही। दूसरा, रेजिलियंस बढ़े, मतलब क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट आपके एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ रहा है वो कम से कम पड़े, रेजिलियंस बढ़ जाए। एंड थर्ड है मिटिगेटिंग ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, यानी कि आपका जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो भी कम प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, राइस के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा मीथेन एमिशन होता है ना। तो आप कोशिश आप अपने को ये करनी कि मीथेन एमिशन कैसे आप सिक्वेस्टर कर सकते हैं, आप किस तरीके से कम कर सकते हैं, कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो दैट कैन बी द थिंग। ऑथर ने वही चीज बताई यहाँ पे कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। प्लस एक और चीज ऑथर समझाता है कि भैया सीएसए कोई यूनिफॉर्म सोल्यूशन नहीं है, मतलब वन शू फिट्स ऑल वाली स्ट्रेटेजी नहीं है कि हर जगह सीएसए लागू हो जाएगा। सीएसए कंटेक्स्ट स्पेसिफिक रहेगा, उस एरिया उस रीजन की वल्नरेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए होगा, कम्युनिटी रिस्क को ध्यान में रखते होगा, और रिसोर्स अवेलेबिलिटी, मतलब कि कहीं पे मान लो आपके पास एग्रीकल्चर के लिए रिसोर्सेज ही ना हो और आप वहीं पे चिल्ला रहे हैं कि भैया क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करो, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। तो दैट इज द थिंग। अब ऑथर ने एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था कि चैलेंजेस क्या क्या है। तो चैलेंजेस ऑथर ने दो बताए, हालांकि दोनों जुड़े हुए हैं। पहला है लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, चीजें रिटर्न में नहीं है, चीजों के रिगार्डिंग पेपर्स नहीं है जिनको स्टडी करके उनको मतलब डिसैमिनेट किया जा सके इंफॉर्मेशन को। और उसका रीजन क्या है? सेकंड पॉइंट, मिनिमम रिसर्च सपोर्ट। रिसर्च सपोर्ट नहीं है इस फील्ड में बहुत ज्यादा, इसी कारण से अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं चल पाया इसके बारे में, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में। और इसी कारण से जो आपका एक्सटेंशन ऑफ एडवाइजरी सर्विसेज है वहां पे कैपेसिटी गैप्स बन रहे हैं। अब कैपेसिटी गैप्स को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है? तो यहाँ पे इंडिया में जैसे उड़ीसा का एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, तो यहाँ पे क्रिस्प नाम की एक संस्था है, यानी कि सेंटर फॉर पॉलिसी ऑन इनोवेशन एंड साइंस पॉलिसी। यहाँ देखो लिखा है ना, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन इनोवेशन एंड साइंस पॉलिसी, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन इनोवेशन एंड साइंस पॉलिसी क्रिस्प है। दूसरा है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि आईआरआरआई। इन दोनों ने मिलकर के एक ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स मॉड्यूल बनाया है। अब ये ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर मॉड्यूल्स किसके लिए बनाया है? ईएएस यानी एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज के लिए ही बनाया है। एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज फॉर सीएसए यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के लिए। ठीक है ना। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अफेक्ट करेगा साउथ एशियन एग्रीकल्चर को, लेकिन अभी हमको क्या जरूरत है? एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज सपोर्ट की जरूरत है, जो कि हमें क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर सके, हमारे गैप्स को कम कर सके। रिसर्च की जरूरत है, हमको टेलर्ड सोल्यूशंस की जरूरत है, जैसे कि सीएसए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक टेलर्ड सोल्यूशन है। तो इन सब चीजों को हम करने की जरूरत है। लास्ट में एक डिपिक्शन है कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करती है। तो आप देख सकते हैं, इट इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेदर एक्सट्रीम्स, जैसा मैंने आपको बताया था। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फ्रेजाइल एनवायरनमेंट, स्पेशली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वहां पे होता है। देन आप देख सकते हैं मोर अनप्रिडिक्टेबल फार्मिंग कंडीशंस इन ट्रॉपिकल रीजन, इंसिडेंस ऑफ पेस्ट एंड वेक्टर बॉर्न डिसीज बढ़ जाते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर द इम्पैक्ट्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।